हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेके आए हैं और बड़ा खतरनाक टॉपिक जो हमारे सीएमए फाइनल वाले बच्चों का हॉट टॉपिक है, हाउ टू स्कोर एग्जम्पशन इन सीएमए फाइनल लॉ। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सर 60 प्लस मार्क्स कैसे लेके आए। बेटा कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगा तुम्हारे लोगों को। अगर ये टिप्स फॉलो कर लिए तो डेफिनेटली यू विल गेट द एग्जम्पशन, डेफिनेटली। ये टिप्स, और अभी टाइम कम बचा है। अब टाइम बचा तुम्हारे पास मोटा मोटा 1 मंथ, और पहला पेपर सीएमए फाइनल में लॉ का ही होता है, पेपर नंबर 13। तो जरा बात करते हैं वो टिप्स क्या हैं। ध्यान से देखो। पहले अगर मैं आपसे सीएमए फाइनल के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो आपको पता है सीएमए फाइनल का जो लॉ है, फाइनल का जो लॉ है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका कंपनी लॉ, वो है 50 मार्क्स का, राइट। एक है आपका अलाइड लॉज, वो है आपका 25 मार्क्स का। एक है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला पोर्शन, ये है आपका 15 मार्क्स का। और चौथा है आपका आईबीसी 2016, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये है आपका 10 मार्क्स का। तो ऐसे जोड़कर ये बनते हैं 100 मार्क्स। ऐसे जोड़कर चारों चीजों को जोड़ दो तो क्या बनते हैं, 100 मार्क्स का आपका ये पेपर बनता है। तो आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं कि आप 60 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो, जो आज का हमारा टाइटल है, हाउ टू स्कोर एग्जम्पशन 60 प्लस मार्क्स इन सीएमए फाइनल लॉ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जरा सुनते चलना, कुछ टिप्स देने जा रहा हूं। पहली बात, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, और वो कैसे आएगी अभी भी बताता हूं। अच्छा, इतने बुरे हालात हैं बच्चों के, इतने बुरे हालात हैं, फाइनल के बच्चे हैं। बुरा मनाने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि आज जो बच्चे मेरी चैनल को देख रहे हैं, आज के डेट में इंडिया की 70% सीएमए फाइनल की मार्केट मेरे पास है। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि बच्चों ने इतना प्यार दिया। तो जब मैं आते हैं तो हर तरीके का बच्चा आता है, बहुत सुपर इंटेलिजेंट भी आता है, ठीक ठाक बच्चा भी आता है, बहुत लोअर बच्चा भी आता है। जब लोअर बच्चे आते हैं तो उसमें से कितने तो ऐसी ऐसी कैटेगरी के बच्चे आते हैं जिनको ये तक नहीं पता कि लॉ बनाता कौन है आज तक इंडिया में, जो कि फाउंडेशन लेवल पे सिखा दिया जाता है। लॉ मेकिंग बॉडीज कितनी है इंडिया के अंदर, लॉ तो बहुत दूर की बात है, क्या है कितना कंटेंट है उन्हें ये तक नहीं पता। कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। दिक्कत पता है कहाँ है, फाइनल के बच्चे के साथ दिक्कत क्या है, उसको ना कुछ चीजें हजम नहीं होती, हजम नहीं होती मतलब पता क्या, उसको लगता है कि मैं फाउंडेशन इंटर क्वालिफाई करके आया हूं, तो मैंने तो जिंदगी में बहुत कुछ कर लिया है, तो अब मैं बेसिक चीजें थोड़ी सीखूंगा, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, जो बेसिक बेसिक चैप्टर है थोड़ी सीखूंगा। और आपको पता है सीएमए इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल वालों ने फाइनल में दोबारा ये चैप्टर रिपीट करे हुए हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम आर्टिकल। और तुम्हें पता है ये एक नींव है। बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, इन चैप्टर को ना उड़ा देंगे, ये तो हमें आते हैं, हम तो फाउंडेशन इंटर में पढ़ के आए थे, सीधा आगे का एडवांस पढ़ना शुरू करेंगे। यकीन मानो, मैं अपना मैराथन का लिंक डाल रहा हूं इस वीडियो के नीचे। स्टार्टिंग के 4-5 घंटे मैंने मैराथन में वो स्टार्टिंग के सारे चैप्टर करवाए हैं। देख लेना, तुम्हारे को देख के अपने ऊपर शर्म ना फील आ जाए ना कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट चाहिए ना आप लोगों को। अगर कहते हैं किसी चीज की जो नींव होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर नींव ही वीक होगी ना तो ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा बेकार होगा। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नीचे जिस पे आप बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो वो नींव बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम एडवांस लेवल की तरफ भगते हैं, डायरेक्टर पढ़ लें, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ लें, सेबी पढ़ लें। और मैं हालात ये देखता हूं बच्चों के, सेबी पढ़ने पहुंच जाते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहुंच जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब पता है, तो गवर्न द कॉर्पोरेट बॉडी इन गुड एंड एथिकल मैनर। कंपनी को अच्छे तरीके से चलाना है, कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनी लो तुम्हें घंटा नहीं पता, तुमने पढ़नी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, है ना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जाके पढ़नी है, कंपनी लो तुम्हें बेसिक नहीं पता कंपनी लो में काम कैसे होता है। तो एक चीज ध्यान रखो, इसका पहली चीज देखनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वैसे तो बेटा सिंपल सा फंडा ही होता है, हमेशा फुल कोर्स बाय करना चाहिए किसी भी टीचर का, मेरा या किसी भी टीचर का।
फुल कोर्स बाय करना चाहिए, नॉलेज उसी में आती है। बहुत सारे बच्चे सेल्फ करने की कोशिश करते हैं, फिर जब फेल होते हैं ना, एक अटेम्प्ट में अक्कल आ जाती है, एक दो अटेम्प्ट झटके लग जाते हैं, उसके बाद आते हैं सर मेरे को ना 3 अटेम्प्ट हो गए, मेरे को 5 अटेम्प्ट हो गए, मेरे को 2 अटेम्प्ट हो गए। आप सोचो कि आप ना 8500, 9000, 10,000 रुपए फीस जो बचाते हो एक सब्जेक्ट की, ये सोच के कि फीस बचा लेंगे, सेल्फ कर लेंगे। टीचर कभी भी ना आपको ना पैसे लेता है तो वो इसलिए नहीं कि आप उससे क्लास लोगे तो ही पास होगे, वरना पास नहीं होगे। टीचर से क्लास लेने का मतलब होता है कि आपके एफर्ट कम हो जाएंगे, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो उसने अपनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में सीखी है, वो आपको सिखाएगा क्योंकि वो उस चीज का स्पेशलाइज है। तीसरी चीज, आपको श्योरिटी हो जाती है, मन में तसल्ली हो जाती है कि मेरे को चीजें आती हैं। वरना आप खुद लगे रहते हो, एक दो अटेम्प्ट लगते हैं, तुम सोचो कि तुमने एक दो अटेम्प्ट बर्बाद कर दिए अपने 8-9 हजार बचाने के चक्कर में, फीस के चक्कर में। उसके बाद तुम समझो कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट लगाने का मतलब, बर्बाद करने का मतलब है 1 साल। 2 अटेम्प्ट का मतलब 1 साल। तुम 1 साल जो पहले क्वालिफाई हो सकते थे, वो तुम 1 साल बाद क्वालिफाई हो रहे हो। तुम सोचो तुम्हारी अगर स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख रुपए की लगनी थी, तुमने 6 लाख रुपए का नुकसान कर लिया अपना एक 9-10 हजार रुपए की फीस बचाने के चक्कर में। तो पहली बात कंसेप्चुअल क्लैरिटी, उसके लिए आप बेटा मैराथन देखो। अगर नहीं देखा अभी तक हमारा, तो उसको देखो, आपको पता लगेगा नॉलेज कैसे जरूरी है और किस तरीके से चीजों को पढ़ना चाहिए। ये तो फ्री है, ये मैराथन फ्री होता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं। मैं तो बता रहा हूँ कि रेगुलर कोर्स लोगे तो उससे चीजें क्लियर होती है, लेकिन आप पहले मैराथन से शुरुआत करो, देखो कैसा लगता है। उस मैराथन का लिंक मैं इसी चैनल के अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं देखा है तो अभी तक। नेक्स्ट चीज का ध्यान देनी है, कंसेप्चुअल नॉलेज स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, बेसिक स्ट्रांग होने, फंडामेंटल स्ट्रांग होने बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, मल्टीपल रिविजन्स। मैं पेपर के हिसाब से बात कर रहा हूं। अच्छा, मल्टीपल रिवीजन का मतलब क्या है? तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जब तक तुम पेपर देने जाओ, तुम्हारी 3 से 4 बार कंटेंट खत्म हो जाना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है, थ्योरी को क्लियर करने का एक ही फंडा है, रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन। मल्टीपल रिवीजन करोगे, चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी, उतने शब्द याद आएंगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमारे लॉ में नंबर नहीं आता। अच्छा, इससे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल रिवीजन समझ आ गया 3 से 4, इसी से क्लियर कर रहा हूं। क्या एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है? बहुत सारे बच्चे बोलते सर हमारे नंबर इसलिए नहीं आते क्योंकि हम एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखते। लिखनी भी नहीं है, काटा मार दिया मैंने, लिखनी भी नहीं है। जो सिखाते हैं वो गधे हैं, जो सीखते हैं वो और बड़े गधे हैं। एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग जो सिखाई जा रही है, कोई भी नहीं लिख सकता, मैं भी नहीं लिख सकता। इंडिया के अंदर कोई टीचर नहीं लिख सकता। अगर मैं चैलेंज करता हूं, कोई कितना बड़ा भी लॉ का अपने आपको दिग्गज बनता हूं, मैं उसको बोल दूंगा लिख के दिखा दे एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग है, 2 पेज पढ़ ले, तो 10 साल से पढ़ा रहा है, वो भी नहीं लिख सकता। हमें कभी भी जिंदगी में लॉ के अंदर अपनी एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी। हमें क्या करना है, मैं तुम्हें बताता हूं। हमें क्या करना है, लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। पेपर के अंदर ना इंग्लिश अपनी प्लेन यूज करनी है, लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, प्लेन इंग्लिश यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करो। एग्जांपल देके बात करता हूं। अच्छा, नॉर्मल बंदे को जब हम जेल में डालते हैं तो हम उसको बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोला जाता है, नॉर्मल इंग्लिश में है ना, बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोला जाता है पुट दैट पर्सन इनटू द इंप्रिजनमेंट और पुट दैट पर्सन इनटू द कन्फाइनमेंट, हिरासत में ले लो उसको। इसका मतलब आपने नॉर्मल अंग्रेजी यूज करी, बीच में जो टर्म है वो लॉ का यूज कर दिया। और एग्जांपल लेके बात करते हैं। नॉर्मल लॉ चीज में हम ये बोलते हैं दिस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है, हम कई बार बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है। लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। स्कोप की जगह वर्ड क्या आ गया, एम्बिट। नॉर्मली हम बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। तो तुम्हें समझ आ रहा हो तो कुछ नहीं हो रहा है जब, और ये कब दिमाग में बैठेंगे वर्ड, जब 3-4 बार मल्टीपल रिवीजन कर लोगे ना लॉ की, तो अपने आप ही लॉ की टर्मिनोलॉजी दिमाग में बैठने लग जाएंगी। तो इसका मतलब बेटर तरीका ये है कि मल्टीपल रिवीजन करो, और मल्टीपल रिवीजन करके ना जो कीवर्ड है ना उनको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो, और ताकि ये बिठा लो कि भाई एज इट इज वर्डिंग तो लिख के आऊंगा, लेकिन एक कीवर्ड पेपर में जरूर यूज करके आऊंगा, उसी से नंबर मिल जाएंगे। आपको एग्जैक्ट वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आधे बच्चे ना इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं पेपर में जाके कि हम एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं लिख पाएंगे, हमारा क्या होगा, हम पेपर कैसे लिखेंगे। लिखना ही नहीं है भाई एग्जैक्ट वर्डिंग, अपनी जो देसी इंग्लिश है ना बचपन से यूज कर रहे हो वही यूज करो, बीच बीच में लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करो। और आगे आते हैं, और आगे आते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने। हमको पता है क्या होता है, हम लोग ना बुक से पढ़ लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, हमें समझ आ गया, हमें यही नहीं पता पेपर में पूछा किस तरीके से जाएगा, उसका क्या पैटर्न हो सकता है। पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। उसके लिए मार्केट में सुचिता प्रकाशन के स्कैनर आते हैं, वो ले लो, आपके टीचर प्रोवाइड करते होंगे। जैसे मैं अपने बच्चों को अदर लॉस के अंदर क्वेश्चन बैंक में भी बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि उसके लिए कभी देने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने कभी दिया नहीं। कंपनी लॉ का मैंने ऑलरेडी अपने बच्चों को दे दिया, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करे मैंने, पेपर में किस तरीके की केस स्टडीज आती हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड किस तरीके से आते हैं। तो आप जब क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करोगे ना,
तो आपके दिमाग में क्या होगा कि आपको उस क्वेश्चन को जो आपने बुक में पढ़ा था उसको प्रैक्टिकली किस तरीके से पूछा जा सकता है आपको समझ आ जाएगा, उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो जब आप पेपर में, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप इतने वैरायटी के क्वेश्चन जब सॉल्व कर चुके होगे ना, तो पेपर के अंदर क्या होगा कि जब कैसी भी केस स्टडी आएगी ना, तो आपको केस स्टडी पढ़ के डर नहीं लगेगा। नॉर्मल बंदे को पता है क्या डर होता है? जो बंदा केस स्टडी सॉल्व करके नहीं जाता ना, स्कैनर वैनर देख के नहीं जाता, सीधा सिर्फ टीचर की बुक पढ़ के चला गया, स्टडी मैट पढ़ के चला गया, पेपर देने बैठ गया। अब उसको कंसेप्ट आता होता है, पेपर में क्या होता है, वो एक पैराग्राफ का क्वेश्चन होता है, वो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाता है। पता चलता है जब बाद में पढ़ रहे हैं तो उस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन वो क्वेश्चन देख के ही डर जाता है। तो उसका सिंपल सा फंडा है, वो डर खत्म करने का तरीका यही है कि आप पास अटेम्प्ट के क्वेश्चन सॉल्व करो, इतने सारे सॉल्व कर लो, उसके स्कैनर को देख के जाओ। और सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि लिख लिख के करो, ऐसा नहीं होता। स्कैनर को सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आप स्कैनर पूरा पढ़ो। पता है क्या होता है स्कैनर को पढ़ने का सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। जब स्कैनर पढ़ना शुरू करो ना, तो अपने टीचर की बुक साथ में रखो, स्कैनर में से क्वेश्चन देखा, अब देखा उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारे तो आंसर क्या दिया हुआ है। अब मान लो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया हुआ है, मान लो सेक्शन 62 दिया हुआ है, 63 दिया हुआ है। अब देखो 62 सेक्शन तुम्हारी बुक में कहां पे है, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि स्कैनर में आया था। तो मतलब क्वेश्चन वहां से पढ़ो और उसका आंसर देखो कि तुम्हारी बुक में, उसको मार्क कर दो। इससे पता लग जाएगा जब आखिरी के टाइम पे पेपर में रिवीजन करने बैठोगे, अपनी बुक को पढ़ने बैठोगे, तो तुम्हें ये भी पता होगा अच्छा ये क्वेश्चन स्कैनर में आया था, मैंने इस पे इंपॉर्टेंट मार्क करा है, इसको ज्यादा ध्यान देना है ना। या उसके ऊपर लिख दो स्कैनर, कि स्कैनर में पूछा गया था, बात खत्म हो गई कि पास अटेम्प्ट में आया था। इस तरीके से पढ़ा करो, ये नहीं कि पूरे पूरे स्कैनर के भी आंसर पढ़ने जा रहे हो। हाँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो उन्होंने अलग से केस बनाकर पूछा, तुम्हें लगता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, तुम्हारे कोर्स से रिलेटेड नहीं था, फिर भी उन्होंने पूछ लिया, उसको वहीं से पढ़ लो। अदरवाइज जो क्वेश्चन तुम्हारे कंसेप्ट से रिलेटेड है और तुम्हारे सेक्शन से रिलेटेड है, उन सेक्शनों को वहां से पढ़ो, सेक्शन नंबर को बुक में मार्क करते जाओ, कहां आए हैं वहां से पढ़ो। सिर्फ क्वेश्चन वहां से देखो, आंसर बुक से करो। पास्ट टाइम क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। नेक्स्ट, अगर तुम किसी टीचर से क्लास ले रहे हो, तो कोशिश करो कि अगर वो टेस्ट लेते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों के टेस्ट जरूर लेता हूं, टेस्ट में अपीयर जरूर करो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि जितना जलील होना है ना, वो यहीं हो जाओ, जो गलतियां करनी है वो यहीं कर लो। इधर पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए। यहां जलील होने से फर्क नहीं पड़ता, पेपर में जलील होगे तो मोहल्ले में बदनामी होगी, आस पड़ोस में किसी को बता भी नहीं पाओगे, खुद को भी नेगेटिविटी आएगी, और बड़ा अजीब सा फील होगा कि मैंने जिंदगी में अपने साथ करा क्या है। और एक बार फेल होने के बाद दोबारा बुकें उठाई भी नहीं जाती हैं, मन भी नहीं करता है। तो जितने टेस्ट टीचर लेते हैं ना, मैं तो देखता हूं कि मार्केट में टीचर टेस्ट ले नहीं रहे, और हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं हर बार टेस्ट लेता हूं, बहुत कुछ बच्चे बेचारे इतने सिंसियर, मेरे को स्पेसिफिकली टेस्ट करके पीडीएफ, एक्चुअल मतलब क्या, फाइनल के बच्चे हैं, अब इंडिया को पढ़ा रहे हैं, तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि भाई मैं एक फेस टू फेस सेंटर अरेंज कराऊंगा, उसमें पूरे इंडिया के बच्चों को बुलाऊंगा और एक टाइम फिक्स कर दूंगा। ऐसा तो होने से रहा, क्योंकि हर बंदा वर्किंग होता है फाइनल का ऑलमोस्ट, और वो अपने हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि आर्टिकलशिप वगैरह चल रही होती है, कईयों की जॉब चल रही होती है। हम टेस्ट ले रहे हैं, स्पेशल एफर्ट लगा रहे हैं, बना रहे हैं। बहुत कुछ बच्चे मेरे इतने सिंसियर हैं बेचारे, करके 1 घंटे का मैं टेस्ट रखता हूं तो 1 घंटे में करके मेरे को व्हाट्सएप पे पीडीएफ शेयर कर देते हैं आंसर की। कुछ बच्चों का अता पता ही नहीं है मेरे को अभी तक कि वो टेस्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और मेरे बोलने के बाद भी इतने ढीठ है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब वो खतरों के खिलाड़ी हैं, वो सीधा पेपर में जाके खेलेंगे, सीधा वहीं जाके पेपर देंगे, और जब सीधा वहीं जाके पेपर देंगे तो इंस्टीट्यूट भी कहेगा बेटा चले तो अभी अभी आया, पहली बार खेलने आया ना, एक अटेम्प्ट हो रही हो, अगले अटेम्प्ट में आइए वहीं खेलेंगे, वहीं एक ही बार खेलेंगे सीधा। तो वो फिर इंस्टीट्यूट भी तुम्हारे साथ एक अटेम्प्ट और खेल जाता है, फिर तुम्हारे को अक्कल आ जाती है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना जलील होना है अभी हो लो। इंस्टीट्यूट जलील करेगा ना तो मोहल्ले में बदनामी होगी। कपल गोल होंगे ना तुम्हारे, कपल गोल, लड़का फेल हो गया तो वो सामने अपने कपल को नहीं बता पाएगा लड़की को मैं फेल हो गया, लड़की फेल हो गई तो वो उसको नहीं बता पाएगी, शर्म के मारे डूब मरोगे। या तो फिर दोनों सेम कैटेगरी के हो, दोनों ही फेल हो जाओ, फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, चलो टेस्ट में अपीयर होना बहुत जरूरी है, टेस्ट जरूर दो, अगर टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करो अगर होते हैं। अभी मेरे को मैसेज मत करने लगा बेटा, मैं टेस्ट सिर्फ अपने बच्चों का लेता हूँ, आउटसाइडर्स का नहीं लेता, है ना। टेस्ट पेपर देखने हो कैसे हैं, तो मेरे टेलीग्राम में मैंने टेस्ट डाले हुए हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक इसके वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा। टेस्ट हम किस तरीके के बनाते हैं, एडवांस लेवल, जितने लेवल का मैं टेस्ट बनाता हूँ ना, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा, मतलब वो एडवांस लेवल है, पेपर उससे हल्का ही होगा, उससे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आएगा। तो टेस्ट देख लेना मेरे टेलीग्राम पे जाके अगर करने हो, लेकिन टेस्ट सिर्फ वहां पे देख लेना, चेक मैं तुम्हारे नहीं करूंगा, चेक मैं सिर्फ अपने बच्चों के देखता हूँ कि उन्होंने गलतियां कहाँ करी हैं। चेक तो मैं बेचारा उनके भी नहीं करता, लेकिन उनको मैं सिर्फ गलतियां बताया तो कहाँ है। टेस्ट अपीयर करने के बाद नेक्स्ट पास्ट टाइम क्वेश्चन जरूर सोल्व करने हैं, टेस्ट अपीयर करना है ना। अच्छा, नेक्स्ट एक चीज सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली है, वो ये है, मेरे दिमाग में स्किप कर गई, एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस कुछ करनी ही नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते सर एमसीक्यू आएंगे 30-40 नंबर के, क्या 30 के तो आएंगे नहीं, 40 के तो आएंगे, 30-40 के क्या होते हैं एमसीक्यू, तो 30-40 के होते ही नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, 20 नंबर के तुम्हारे एमसीक्यू होते हैं, 20 नंबर के तो तुम्हारे ट्रू फॉल्स वगैरह होते हैं।
वन वर्ड टाइप वाले भी होते हैं उसमें। उसके लिए कुछ मत करो, कुछ मत करो, अब तक इंस्टीट्यूट ने रिलीज नहीं करा। मार्केट में सुचिता प्रकाशन का स्कैनर आता है ना, उसमें जितने क्वेश्चन उतनों को ही पढ़ लो, बाकी सिर्फ अपना जो कंटेंट है ना उसको 100% तैयार रखो, उससे बाहर नहीं आएगा। पता है तुम्हारे को, अगर मैं आज 1000 एमसीक्यू भी दे दूंगा ना, तुम वो भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब भी तुम्हारे पेपर में वो वाले एमसीक्यू आएंगे नहीं, उनसे सिर्फ एक आइडिया हो जाएगा। तो सिर्फ एमसीक्यू देख के अंदाजा लो, तुम्हारे को अगर कंसेप्ट आता होगा ना, तुमने पढ़ रखा होगा, जब 4 ऑप्शन दिखेंगे तो ऑटोमेटिक स्ट्राइक कर जाएगा, अच्छा ये तो ये था, फटाफट टिक मार दोगे। तुमने उस पर एमसीक्यू सॉल्व कराओ या ना कराओ, जब 3-4 बार रिवीजन होगी तो लाइनें दिमाग में होंगी, अपने आप एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच्चे का आता है, क्या सर स्टडी मैट पढ़ना चाहिए? डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, लेकिन कब पढ़ना चाहिए मैं बताता हूं। अगर आपके टीचर ने आपकी स्टडी में आपकी अपनी बुक के अंदर आपके स्टडी मैट की कवरेज नहीं की हुई है या बहुत सारा उड़ा रखा है, तो आप अपना स्टडी मैट जरूर पढ़ो। लेकिन अगर आपके टीचर जिससे आपने क्लास ली है, अगर उसकी बुक के अंदर 100% कंटेंट कवर है, तो आप अपने टीचर की बुक पे ही सफिशिएंट है, वही सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं। इससे मैं अपने बच्चों को बोल देता हूँ कि मेरी बुक कर लोगे तो उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं उनको स्टडी मैट अलाउ नहीं, मतलब मैं मना कर देता हूँ कि तुम्हारे को जरूरत नहीं है। स्टिल वो पढ़ना चाहे तो कोई मना थोड़ी है, फ्रीडम है हमारे बच्चों को, जो पढ़ते हैं बहुत सारे पढ़ते भी होंगे, मेरे को क्या ही फर्क पड़ रहा है। मैंने अपनी बुक में ज्यादा ही डाल रखा, कम नहीं डाल रखा। जो हमारे से बच्चे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि रमन सर स्टडी मैट में ज्यादा डालते हैं। तुम्हारे स्टडी मैट में तो क्या होता है, सेक्शन होते हैं, वो भी आधे अधूरे। मैं सेक्शन भी कंप्लीट डालता हूँ, उससे रिलेटेड रूल्स भी डालता हूँ अपनी बुक के अंदर, सब कुछ करता हूँ। तो पहले ही होते हैं सब कुछ, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो स्टडी मैट करना है, एग्जाम्शन लानी है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब करने के बाद स्टडी मैट हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गई, टेस्ट अपीयर हो गए, पास्ट टाइम क्वेश्चंस हो गए, एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी है, मल्टीपल रिवीजन्स करनी है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, और कोई पॉइंट है दिमाग में जो मेरे आ नहीं रहा तो और तुम्हारे को बताना चाहिए। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आता है, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, एग्जाम्शन लानी है, कुछ ऐसे टॉपिक बता दो कि ये कर जाऊं और पेपर हो जाए मेरा बहुत बढ़िया। क्या हो गया इसको, की हो गया मेरे भरा, चल जा, की हो गया पैनू, चल गया हूं, ढीठ हो गया, चल जा वीरे, चल जा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाँ भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नाम कोई चीज नहीं है, अब नहीं है। उसका एक रीजन बताता हूं क्यों। तुम्हारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है उसको कुछ 2 अटेम्प्ट से झटके लगे हुए हैं, उन्हें खुद नहीं पता वो क्या पूछ रहे हैं। एक चीज याद रखना, पेपर पैटर्न ही फिक्स नहीं हो पा रहा, मतलब वेटेज ही फिक्स नहीं हो पा रही। कंपनी लॉ पिछली बार 50 का आता था हर बार, पिछली बार 35 का आया था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 15 की आती थी, पिछले अटेम्प्ट में 25 की आई थी। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड मेरे ख्याल से 5-6 नंबर का आया था। अलाइड लॉ 25 के आते थे, वो 35 के आसपास के आए थे। तो पैटर्न फिक्स है ही नहीं। आज से 3-4 अटेम्प्ट पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों को बता देता था कि ये कर जाओ काम हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं है बेटा, 100% कोर्स करके जाना है, कहीं से भी इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है। और जिन टॉपिक्स को आप लीस्ट इंपॉर्टेंट समझते थे ना, जो कभी नहीं आएंगे, वो सब आएंगे पेपर में, मैं बता रहा हूं। तो जो टीचर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक मार रहे हैं वो तुक्का मार रहा है, उसको भी नहीं पता क्या होएगा, मेरे को भी नहीं पता क्या होएगा, बनाने वाले को ही पता होगा क्या होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के कंसेप्ट से तो उतर जाओ भाई, दूर दूर तक उतर जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये क्वेश्चन मेरे से मत पूछना, बस आप इतने टिप्स फॉलो कर लो, 1 महीना अभी भी है, जिंदगी जीत जाओगे, जंग जीत सकते हो। और दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो अभी से इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो, काम हो जाएगा। और जो मेरे बच्चे हैं जिन्होंने हमसे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव क्लास ली हुई है, उनको तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि मेरी जीडीपीडी क्लास ढंग से देख लेना, बहुत है, बस इतनी क्लास ही कर लो मेरी, बहुत है, 100% सफिशिएंट है, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। मेरी बुक कर लो, मेरी क्लास कर लो, और स्कैनर सॉल्व कर लेना, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उससे बाहर पेपर नहीं आएगा। वो अलग बात है कि इंस्टीट्यूट 10-15 नंबर तक की गेम तो खेल सकता है। पिछली बार उन्होंने एलएलपी के क्वेश्चन पूछ लिए तुम्हारे पेपर में 5-7 नंबर के, जो कि तुम्हारे फाइनल से लेन देन नहीं है, वो इंटर का है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। 5 से 10 नंबर की गेम का हादसा तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम 90 पे फोकस करके चलो, वो मेरी बुक से बाहर पेपर नहीं आएगा। अब वो आउट ऑफ द कोर्स ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, अगर वो कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे तो मेरी बुक से बाहर पेपर नहीं आएगा, ये चीज छोटी मैं देता हूं, मेरी बुक और मेरे लेक्चर से बाहर। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहे इंटर से या फाउंडेशन से, तो वो तो तुम्हारी अपनी नॉलेज है, तुमने कितनी ध्यान से तसल्ली से पढ़ा था। अगर वो एलएलपी में से पूछ लेंगे या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से पूछ लेंगे तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता ना। अब मैं फाइनल के बच्चों का एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं दोबारा, मैं तो एक प्रिजम्पशन ले लिया था कि तुम्हारे इंटर में थे, तुम्हारे कोर्स में तुम पढ़ के आए होगे, तो उस पर थोड़ा सा मैं कुछ नहीं कह सकता। 5-10 नंबर अगर उसमें से पूछ लें, अदरवाइज हमारी बुक से बाहर लेक्चर में पेपर नहीं आएगा। और बाकी जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर तैयारी कर रहे हैं, आप इन सब पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो, डेफिनेटली विल गेट द सक्सेस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग। वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई, मैं चाहता नहीं था इतनी बड़ी बने, लेकिन बन गई तो बन गई। तुम्हारे चीजें क्लियर होनी चाहिए। लव यू ऑल, टाटा।
जिन लोगों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा।